नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चल रहा था अपना, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस चल रहा है उसमें हमने आज हम बात कर लेते हैं किसकी, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशंस की। जीव एवं समष्टियाँ, जीव एवं समष्टियाँ या ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। देखो, फादर ऑफ इकोलॉजी, रीटर, इकोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है रीटर को। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, देखो इकोलॉजी का फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है रीटर को, जबकि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, आर डी मिश्रा भी जिसको बोलते हैं, जिनको बोलते हैं। ठीक है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में बात करें तो जीव तथा उसके पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले परस्पर संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। जीव तथा उसके पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले जो परस्पर संबंधों के जो अध्ययन को, जीव और उसके पर्यावरण, देखो इकोलॉजी हम किसको कहेंगे, जो इकोलॉजी होती है वो किसको कहते हैं, जीव और उसके पर्यावरण के मध्य, जिस पर्यावरण में जीव रहता है, जीव और जीव के पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाला जो परस्पर संबंध होता है उसके अध्ययन को हम क्या कहलाते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। जीव और पर्यावरण के बीच जो अध्ययन होता है उसको इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी पदानुक्रम, ये क्या है, देखो पारिस्थितिकी पदानुक्रम यानी कि इकोलॉजिकल हायरार्की। पारिस्थितिकी पदानुक्रम, देखो सबसे पहले जीव आएगा, जीव के बाद जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीव से बनेगी, फिर बहुत सारे जीव उसी जगह पर रहेंगे तो वो बनेगी समष्टि, बनाएंगे पॉपुलेशन बनाएंगे। समष्टि के बाद एक समुदाय बनाएंगे, अगर सेम समष्टि है, जैसे कि सेम ही समष्टि है, जीवों की सेम समष्टि को क्या बोलेंगे, एक कम्युनिटी बोलेंगे, समुदाय बोलेंगे। और समुदाय से क्या बनेगा, फिर पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, यानी कि इकोसिस्टम बनेगा। एक समुदाय जहाँ पे, एक विशेष समुदाय जो जहाँ पे निवास कर रहा है, तो वो बना लेगा क्या, पारिस्थितिकी तंत्र या कि इकोसिस्टम बनाएगा। इकोसिस्टम के बाद बनाएगा लैंडस्केप। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र समुदाय के बाद बनाएगा पारिस्थितिक, क्योंकि बहुत सारे समुदाय ऐसे छोटे छोटे, ये समुदाय एक ये समुदाय है, एक ये समुदाय है, एक ये समुदाय, एक ये समुदाय। ठीक है, समुदाय है तो पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। फिर बनेगा लैंडस्केप। लैंडस्केप में टोटल जितने भी वातावरण और जीव संबंधित जो चीज़ें हैं वो लैंडस्केप में। उसके बाद बायोम बनाएंगे ये सब, और बायोम के बाद ये बनेगा पूरा बायोस्फेयर। बायोस्फेयर पूरा होल पृथ्वी। ठीक है, इसको कहेंगे हम क्या, पारिस्थितिकी पदानुक्रम। सबसे पहले जीव आएगा। जीव क्या है, पारिस्थितिकी पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई होती है, और पारिस्थितिकी अध्ययन की मूलभूत जो इकाई होती है वो क्या होती है, जीव ही होती है। पारिस्थितिकी पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई होती है, तथा पारिस्थितिकी के अध्ययन की मूलभूत इकाई होती है वो कौन सी होती है, वो है जीव। ठीक है। बायोम क्या होता है, बायोम बड़ा क्षेत्र जिसकी विशिष्ट जलवायु तथा विशिष्ट वनस्पति एवं जंतु संगठन होता है, जैसे कि टुंड्रा, डेजर्ट है, ओशियन है, एक्सेट्रा। देखो बायोम किसको कहेंगे, बड़ा क्षेत्र जिसकी विशिष्ट जलवायु तथा विशिष्ट वनस्पति, विशिष्ट जलवायु तथा विशिष्ट वनस्पति एवं जंतु संगठन होता है। विशिष्ट तो जलवायु है बायोम की, और विशिष्ट वहाँ की वनस्पति है, और वनस्पति और जंतु जो है वो भी विशिष्ट ही हैं, जैसे कि टुंड्रा, डेजर्ट है, ओशियन है, इस तरह के ये क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं। बायोम जैसे कि टुंड्रा बायोम जो होता है, टुंड्रा जो बायोम है वो क्या है, टुंड्रा जो बायोम है कहाँ गया, ये रहा। देखो टुंड्रा जो बायोम है वो क्या है, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर वाले जो क्षेत्र होते हैं, 60 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टुंड्रा बायोम। उसको बोलते हैं टिम्बर लाइन, यानी कि ये वृक्ष विहीन होता है, वृक्ष यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेशन जो होती है यहाँ की लाइकेन, मॉसेस और ग्रास वगैरह जो यहाँ की टुंड्रा बायोम की वेजिटेशन पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है जहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है, वर्ष भर वर्षा होती है, और ताप भी बहुत अच्छे से प्राप्त होता है, तो प्लांट्स और एनिमल्स इन स्थानों पर ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, वेजिटेशन यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। चैपारल बायोम, चैपारल जो होता है साउथ अफ्रीका और साउथ ऑस्ट्रेलिया में।
चैपरल जो बायोम है वो साउथ अफ्रीका और साउथ ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। ग्रासलैंड बायोम के बारे में बात करें तो ग्रासलैंड कहाँ पे है, देखो प्रेरीज कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में, ये ग्रासलैंड है। देखो प्रेरीज कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में। पैम्पास कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, प्रेयर करो नॉर्थ अमेरिका में जाके। पैम्पास, पैम्पस साउथ अमेरिका, पैम्पस पैम्पस साउथ अमेरिका की, ठीक है। स्टीपेस, स्टेपीज यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया के बीच में है ये स्टीपीज। और टुसॉक्स ये है न्यूजीलैंड में। गोबी रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट है, वही सारा और थार जो है वो हॉट डेजर्ट है। गोबी जो रेगिस्तान है वो कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अजैविक वातावरणीय कारकों के बारे में। अजैविक जो वातावरणीय कारक हैं उसमें ताप है। ताप में देखो यूरोथर्मल और स्टेनोथर्मल, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल तापमान के व्यापक परास को, जो जीव जंतु जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल बोलते हैं। स्टेनोथर्मल तापमान की कम परास को ही सहन कर पाते हैं तो उनको बोलते हैं स्टेनोथर्मल, स्टेनो। जल के बारे में बात करें तो झील का जो स्तरीकरण होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है, वो 3 जोन होते हैं उसमें। एक तो होता है, देखो ये मान के चलो ये पॉन्ड है या झील है, तो इसका जो किनारे होते हैं यहाँ पे, ये जो किनारे दिख रहे हैं, ये जो किनारे होते हैं इसको बोलते हैं लिटोरल जोन। पानी छिछला और दलदल होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो बीच वाला जो भाग होता है, बीच वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन। तल में प्रकाश नहीं पहुंचता है, यहाँ पे क्या है, प्रकाश बहुत अच्छे से आता है लेकिन इसके भीतर तल में प्रकाश नहीं पहुंचता है, प्रोफंडल। देखो इस वाले भाग को, ये वाला जो भाग है इसको तो बोलते हैं लिम्नेटिक जोन, प्रकाश की पर्याप्त मात्रा यहाँ पे पहुंचती है। और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता है उसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन, ठीक है। तो ये झील का स्तरीकरण होता है। प्रकाश में एक अल्बेडो प्रभाव देखते हैं तो सूर्य से आने वाली जो विकिरणें पृथ्वी सतह से टकरा करके वापस परावर्तित होती हैं। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, विकिरणें होती हैं, वो पृथ्वी सतह से टकरा करके वापस, क्योंकि प्रकाश तो क्या करता है, परावर्तित करता है ना, यहाँ से आई उसके बाद ये पृथ्वी है, पृथ्वी से टकरा करके ये क्या है, वापस चली जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्बेडो प्रभाव बोलते हैं प्रकाश का। मृदा का अध्ययन पोडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पोडोलॉजी। और मृदा निर्माण की प्रक्रिया पीडोजेनेसिस कहलाती है। पादपों की खेती के लिए उपयुक्त जो पीएच होता है वो होता है 5.5 से 6.5, यानी कि 5.5 से 6.5 खेती के लिए पीएच होना चाहिए, सही होता है। इसके बारे में बात करें तो अजैविक कारकों के लिए जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, अजैविक जो कारक होते हैं उनके लिए प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसमें है स्वरूपक या कॉन्फॉर्मर्स। स्वरूपक या कॉन्फॉर्मर्स जीव जिनका शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता रहता है। स्वरूपक या कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, अजैविक कारकों के बारे में बात करें तो वे जीव जिनका तापमान जो होता है, शरीर का जो तापमान होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है उनका, वो परिवेशी यानी कि वातावरण के जो तापमान होता है, परिवेश का जो तापमान होता है, सराउंडिंग के तापमान के अनुसार क्या होता है, वो बदलता रहता है। तो उनको बोलते हैं क्या, ऐसे जो जीवों को बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स या स्वरूपक। अनुकूलन एडेप्टेशन के बारे में बात करें तो तापमान के लिए अनुकूलन, एक तो है वर्गमान का नियम, एक है एलन का नियम, ये तापमान के लिए अनुकूलन है, ठीक है। जो पक्षी या स्तनधारी ठंडे क्षेत्रों में निवास करते हैं उनके शरीर का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, और ये कहता है वर्गमान का नियम। कौन है, वर्गमान का नियम। वर्गमान का नियम कहता है कि जो पक्षी स्तनधारी ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं उनके शरीर का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। और एलन का नियम क्या कहता है, एलन का नियम कहता है कि ठंडी जलवायु वाले जो स्तनधारी होते हैं, जो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो स्तनधारी होते हैं, उनके कान और पाद जो होते हैं, यानी कि उनके कान और उनके जो पैर होते हैं वो आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की क्या हो सके, हानि हो सके, क्योंकि कान और पादों से क्या होगी, ऊष्मा की हानि होती है। तो इसलिए ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो, ऊष्मा की हानि क्या हो, न्यूनतम हो, क्योंकि हीट चाहिए तो बॉडी में हीट रहेगी ना, तो ऊष्मा की जो हानि है वो न्यूनतम हो, इसलिए उनके जो कान और पाद होते हैं वो आमतौर पर छोटे होते हैं ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के, और इसी को कहा जाता है एलन का नियम, ठीक है। और समष्टि के बारे में बात कर लेते हैं तो समष्टि यानी कि पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन में एक तो वर्ड आता है जनसंख्या। जनसंख्या क्या होती है, एक जाति के सदस्यों की संख्या जो एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में निवास करती है।
देखो, एक जाति के सदस्यों की संख्या जो एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में निवास करती है। एक निश्चित, जैसे एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में एक ही जाति के सदस्यों की संख्या होती है, उसको बोलते हैं जनसंख्या। सेंसस या जनगणना किसी को कहते हैं। जनगणना जो होती है प्रत्येक दशक में प्रथम 4 महीनों में की गई मानव जनसंख्या की जो आधिकारिक गणना होती है, प्रथम 4 महीनों में, प्रत्येक दशक में प्रथम 4 महीनों में की गई जो मानव जनसंख्या की आधिकारिक गणना होती है उसको बोलते हैं जनगणना। घनत्व देखते हैं तो जनसंख्या जो घनत्व होता है, जनसंख्या घनत्व, देखो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्तियों की संख्या होती है, जैसे 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ये, और इसमें रहने वाले जितने व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। नोट है, भारत की जनसंख्या जो है वो 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है 2011 के अनुसार। 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर भारत की है ये। 382 समष्टि वृद्धि जो वक्र हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। समष्टि यानी कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ जो कर्व हैं, जो वक्र हैं, उनके बारे में एक तो होता है चरघातांकी वृद्धि और एक होती है सिग्मॉइड शेप, लॉजिस्टिक जिसको बोलते हैं, सिग्मॉइड या एस शेप जिसको बोलते हैं। चरघातांकी वृद्धि में क्या होता है कि जब स्रोत क्या होते हैं, असीमित होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है, तो ग्रोथ क्या होती है, बिल्कुल बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, जब स्रोत क्या होते हैं, असीमित होते हैं, तो वृद्धि जो होती है वो बढ़ती है। dN/dt बराबर RN, यानी कि ये जनसंख्या घनत्व है और ये टाइम है। ठीक है, और इधर सिग्मॉइड जो शेप होता है, इसमें जब स्रोत क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सीमित होते हैं। जब स्रोत सीमित होते हैं तब ये ऐसे बढ़ती है, एस शेप में, यानी कि पहले कम होती है, फिर धीरे धीरे ऐसे होती है, फिर धीरे धीरे फिर बढ़ती है। तो इस तरह से जब स्रोत होते हैं, पहले कम है, सीमित स्रोत है, तो धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, फिर ऐसे होती है। ठीक है, सीमित स्रोत की वृद्धि कैसी होती है, सिग्मॉइड होती है। अब बात कर लेते हैं किसकी, प्रजाति के बारे में हम बात कर लेते हैं। किसके बारे में, प्रजाति या स्पीशीज। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है प्रजाति। वर्गीकरण की आधारभूत जो इकाई होती है वो है प्रजाति। स्थानिक प्रजाति या एंडेमिक स्पीशीज किसको कहेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है। देखो, एंडेमिक स्पीशीज या स्थानिक प्रजाति होती है किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाली विशिष्ट जो जाति होती है, किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाली जो विशिष्ट जाति होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं, कंगारू, तो कंगारू वहाँ के विशिष्ट हैं, विशिष्ट स्थान है ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे विशिष्ट जो जीव है, विशिष्ट जाति है कंगारू की, वो पाई जा रही है, तो इसको बोले एंडेमिक स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज के बारे में बात करें तो कीस्टोन स्पीशीज जातियाँ जिनके सदस्यों की संख्या या जैवभार कम होता है। कीस्टोन जो स्पीशीज़ होती हैं, कीस्टोन स्पीशीज़ या क्या होती है कि जातियाँ जिनके सदस्यों की संख्या या जैवभार तो कम होता है, संख्या भी कम होती है, जैवभार भी जिनका कम होता है, ऐसी जातियाँ, परंतु समुदाय में प्रभाव जो होता है वो उनका ज़्यादा होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि संख्या और जैवभार कम है लेकिन उनका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। उनके कार्य ही समुदाय की संरचना का निर्धारण करते हैं। इनके कार्य जो होते हैं वो ही समुदाय की जो संरचना होती है उसका निर्धारण करते हैं। जैसे जंगल में शेर संख्या में कम होते हैं, जैवभार भी कम है, संख्या इनकी कम होती है लेकिन इनका प्रभाव ज़्यादा है, और कार्य ही समुदाय की संरचना का निर्धारण करते हैं, जैसे कि जंगल में शेर। तो इसको क्या बोलेंगे, कीस्टोन स्पीशीज। अब बात कर लेते हैं किसके, स्तरीकरण के बारे में। स्तरीकरण स्ट्रैटिफिकेशन। देखो, एक तो होते हैं सतही पादप। सतही पादप जो होते हैं, सतह पे उगने वाले जो पादप हैं, फिर पहले सतही पादप जैसे हल्की फुल्की एल्गी वेल्गी जो भी हैं, उसके बाद क्या बनेंगे, शाक बनेंगे, शाक से बनेंगी फिर हर्ब्स भी बनेंगी, श्रब यानी कि झाड़ियाँ जो होती हैं, उसके बाद वृक्ष बनते हैं। अंतरजातीय अन्योन्य क्रियाओं के बारे में बात करें तो अंतरजातीय जो अन्योन्य क्रियाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं धनात्मक, एक होती हैं ऋणात्मक। अंतरजातीय अन्योन्य क्रिया 2 प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में एक तो आती है म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों ही प्रजाति होती है, उनको क्या होता है, लाभ होता है, प्लस होती हैं ये दोनों ही प्रजातियों के क्या होता है, लाभ होता है सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म में। और एक होती है सहभोजिता या कॉमेंसलिज्म, जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होता है और ना हानि होती है, प्लस और जीरो। ठीक है,
ये होती है क्या, सहभोजिता, कमेंसलिज्म। और ऋणात्मक स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो ऋणात्मक में एक तो होती है इसमें एक एक को तो हानि होनी ही होनी है, ठीक है। एक तो होता है शोषण, ठीक है। और एक होता है परजीविता, परजीविता जिसमें एक को तो लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है परजीविता में। और परभक्षिता, परभक्षता में क्या होता है, प्रेडेटर जो होता है वो खाता है, एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है। प्रतिजीविता इसमें इंपॉर्टेंट है, एक को तो हानि होती है, एक को ना लाभ होता है ना हानि होती है। प्रतिजीविता बहुत बार पूछा जाता है ये। उसके बाद प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा में तो जब भी प्रतिस्पर्धा होगी तो दोनों को ही हानि होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो सहोपकारिता है कुछ के बारे में हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म जो होता है वो दोनों ही जातियों को क्या होता है, लाभ होता है। दोनों ही जो जातियाँ होती हैं उसको लाभ होता है। जैसे कि युक्का पादप, युक्का पादप, ये पुष्प, इसका जो युक्का का पुष्प होता है उस पर कीट कौन सी प्रोनोबा जो मोथ होती है, जो कीट होती है वो आकर के बैठती है और उसको कीट को क्या होता है, परागण चाहिए, परागण हो जाता है और युक्का को पुष्प जो होता है वो उसको भी फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है इसमें। उसका क्या है, पुष्प में परागण हो जाता है और कीट को क्या है, उसके जो पुष्प के जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं, उसको पोषण मिल जाता है। अंजीर के वृक्ष और वर्सेस बर्र, देखो अंजीर के वृक्ष जो होते हैं उसके जो पुष्प होता है उसके साथ वो मक्खी और बर्र जो होती है वो सेम ही है। अंजीर के वृक्ष और बर्र जो होती है, मक्खी और आर्किड पादप, आर्किड का जो पादप होता है मक्खी उसके साथ क्या होती है, सीडो कॉपुलेशन करती है, ठीक है। तो मक्खी और आर्किड पादप में भी सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म या दोनों को ही लाभ होता है। सहभोजिता यानी कि एक को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न हानि होती है सहभोजिता में। सहभोजिता जो होती है, कमेंसलिज्म जिसको बोलते हैं, इसमें प्लस और ज़ीरो हैं। जैसे कि लाइनाज, एपीफाइट्स, एपिजोन्स इसके एग्जाम्पल हैं। लाइनाज, एपीफाइट्स, एपिजोन्स, मानव की आंत में इकोलाई भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एक को लाभ होता है दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होती है। लाइनास क्या, लाइनास जैसे कि कठहलताएं जिसको बोलते हैं, इनके तने दूसरे वृक्षों की सहायता से इन्हीं वृक्षों के ऊपर फैले रहते हैं। इनके जो तने होते हैं, लाइनास के जो तने होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो तने होते हैं दूसरे वृक्षों के, उसके साइड वाले जो दूसरे वृक्ष होते हैं उनकी सहायता से इन्हीं वृक्षों के ऊपर क्या फैल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कठहलताएं, ठीक है। और एक होता है क्या, अधिपादप, अधिपादप या एपीफाइट्स जिनको बोलते हैं, छोटे पादप जो दूसरे वृक्षों के तनों पर उगते हैं। छोटे पादप होते हैं जो कि दूसरे वृक्ष जो होते हैं, एपीफाइट्स यानी कि दूसरे पर, अधिपादप दूसरों पर उगना, ठीक है, दूसरे वृक्षों के तनों पर ये उगते हैं। अब बाद में बात कर लेते हैं किसके, ये परजीविता। देखो परजीविता जो होती है, पैरासिटिज्म जो होता है उसमें एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है। परजीविता जो होती है पैरासिटिज्म, उसमें क्या होता है, एक को तो लाभ होता है दूसरे को हानि होती है। देखो अंड परजीविता पाई जाती है, ब्रूड पैरासिटिज्म किसमें, इसमें पक्षी यानी कि जो कोयल होती है वो अपने अंडे, परपोषी, परपोषी यानी कि कौआ, ठीक है, जो कौया होता है या कौआ होता है। देखो परजीवी जो होती है, परजीवी पक्षी कौन है यहाँ पे, कोयल, जो आपकी अपने परपोषी, परपोषी कौन है, कौआ, कौआ के घोंसले में दे देती है अपने अंडे, और परपोषी जो होता है वो उन अंडे को से देता है और फिर उनको पालता पोषता है, ठीक है। तो ये अंड परजीविता पाई जाती है, किस में पाई जाती है, एक को तो हानि हो रही है, कौए को हानि हो रही है, कोयल को लाभ हो रहा है उसके, तो इस प्रकार की जो अंड परजीविता पाई जाती है ये परजीविता का उदाहरण है, ठीक है। प्रतिजीविता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चंस तो इसी पे बेस्ड थे। प्रतिजीविता या अमेंसालिज्म जिसको बोलते हैं, एक को एक को तो हानि होती है दूसरे को कुछ नहीं होता है, दूसरे को न लाभ होता है ना हानि होती है, यानी कि एक को तो हानि होती है। एक जाति के जीव द्वारा रासायनिक पदार्थ श्रावण किया जाता है, एक जाति के जीव, इसमें क्या किया जाता है प्रतिजीविता में, प्रतिजीविता या अमेंसालिज्म में एक जाति के जो जीव है उसके द्वारा रासायनिक पदार्थ श्रावण किया जाता है और जिससे दूसरे जीव को क्या होती है, हानि होती है। जैसे पार्थेनियम पादप होता है उसके द्वारा क्या कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाता है जिससे दूसरे जो जीव होता है उसको क्या हानि होती है। अब इसको तो ना हानि होती है, पार्थेनियम को ना लाभ होता है, लेकिन दूसरा जो जीव है उसको तो हानि होती है। तो इस वजह से ये है प्रतिजीविता। प्रतिजीविता या अमेंसालिज्म में एक को क्या होती है, हानि होती है और दूसरे को ना लाभ होती है ना हानि होती है, माइनस और ज़ीरो होता है।
प्रतिस्पर्धा में दोनों को ही क्या होता है, प्रतिजीविता जो होती है उसमें क्या होता है, प्रतिजीविता में दोनों को ही क्या होता है, हानि होती है, दोनों को हानि होती है। प्रतिस्पर्धा में दोनों को हानि होती है। इसके बारे में एक गाउस स्पर्धी अपवर्जन नियम है। गाउस ने एक स्पर्धी अपवर्जन नियम दिया था। ये क्या कहता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा, क्योंकि स्पर्धा तो एक ही तरह के संसाधनों के लिए होगी, एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटम संबंधित जातियां लंबे समय तक साथ साथ नहीं रह सकती हैं। जो स्पर्धा करने वाली जो जातियां होती हैं, वो दो निकटम संबंधित जो जातियां होती हैं, वो लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती हैं। और स्पर्धी रूप से कमज़ोर जो जाति होती है अंततः विलुप्त हो जाती है। और ऐसा तभी होता है जब संसाधन क्या होंगे, सीमाकारी होंगे। संसाधन कैसे होने चाहिए, सीमाकारी। सीमाकारी संसाधन होते हैं तभी तो स्पर्धा होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इकोटोन के बारे में। इकोटोन क्या है, इकोटोन के बारे में बात करते हैं तो दो समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र, दो समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों ही समुदाय की जातियां पाई जावेगी। ठीक है, दो समुदाय के देखो ये दो समुदाय हैं, इसके जो बीच का ये जो संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है, दो समुदाय के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है जिसमें दोनों ही, देखो ऐसे नहीं, देखो एक तो ये है समुदाय, एक ये है, तो ये जो संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पे दोनों ही समुदाय की जातियाँ पाई जाएंगी, इसको क्या बोलते हैं, हम इकोटोन बोलेंगे। जैविक विविधता और जैविक घनत्व भी यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। कोर प्रभाव किसको बोलते हैं, कोर प्रभाव, कुछ जातियाँ समुदाय के किनारों पर इकोटोन में पाई जाती हैं। जो ये किनारे होते हैं, ठीक है, समुदाय के जो किनारे होते हैं उसमें जो पाई जाने वाली है उसको बोलते हैं क्या, कोर प्रभाव बोलते हैं। इस परिघटना को कोर प्रभाव बोलते हैं कि इसमें कुछ जातियां समुदाय के किनारों पर, किस पर, किनारों पर पाई जाती है ना, तो वो होती है कोर प्रभाव। इकोलॉजिकल निके किसको कहेंगे, इकोलॉजिकल निके शब्द ग्रिनल ने दिया है। किसने दिया है, ग्रिनल ने दिया है। ठीक है, निके ये भी ये तो तीनों वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं यहाँ से। शब्द ग्रिनल ने दिया है। किसी समुदाय में किसी जाति की क्रियात्मक भूमिका, इकोलॉजिकल निके जो होती है वो किसी समुदाय में किसी जाति की जो क्रियात्मक भूमिका है, फंक्शनल जो रोल होता है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल निके। इसका शब्द दिया था, ग्रिनल ने दिया है। जाति का क्रियात्मक पता या जाति का व्यवसाय जो जिसको बोलते हैं वो होता है इकोलॉजिकल निके। किसी समुदाय में किसी जाति की क्रियात्मक भूमिका, जो फंक्शनल रोल होता है किसी समुदाय में किसी जाति का, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल निके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम इकोलॉजी जो है, इकोसिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, ओके।